हाय एवरीवन, टीसीएच एडू सर्व के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज संजय कुमार। जैसे कि हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है और हमने लास्ट सेशन में फंडामेंटल राइट्स को यानी कि राइट टू फ्रीडम तक हमने क्लियर उसको किया था। उसके बाद हम आज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार से हम शुरू करेंगे। चलिए बिना देर हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसे कि जानते हैं आप, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ राइट, अधिकारों का ये एक समूह है। हम जानते हैं कि जहां अगर हमारा अधिकार की बात नहीं होगा या अधिकार नहीं होगा, वहां पे हम लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे जेल, क्या आप लोग जेल में रहना पसंद करिएगा? नहीं करिएगा, क्योंकि वहां हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। न राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, नहीं आपको आवाज़ उठाने की, सम्मेलन करने की, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट्स आपको वहाँ पे नहीं दिया गया है। सारी फंडामेंटल राइट्स, सारी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार आपसे ले लेती है, तो वहाँ पे हम लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध कानून। अब शोषण के विरुद्ध क्या है? हम जानते हैं कि हमारे देश का एक अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ पे मानव तस्करी जैसे, बॉन्डेड लेबर जैसे हुए हैं। जानते हैं ऐसे बहुत सारे मेला के एग्जाम्पल आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल सोनपुर का मेला, हम लोग जानते हैं कि पहले उसमें मानव तस्करी होता था, खरीद बिक्री होता था। आसपास में जो हमारे कंट्री है वहाँ पे यहाँ से यानी कि महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, इसको भेजा जाता है और दूसरे दूसरे कंट्री में। केरला स्टोरी आप एग्जाम्पल में देखा होगा, मूवी जो आया था, किस तरीका से लोगों को बाहर भेजकर उसको अलग डायरेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, खरीद बिक्री किया। जैसे हम देश में ही देखेंगे तो बॉन्डेड लेबर होता था। बॉन्डेड लेबर क्या है कि एक बंधुआ मजदूर कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके घर पे एक काम करता था, उसकी फादर किया, उसके आने वाले जनरेशन, उसका सन है वो किया, फिर वो किया, इस तरीका से। अगर बताइए कि क्या किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह से एक ही जगह जमींदार के पास वो बंधे रहेगा तो क्या उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? क्या उसका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस होगा? तो इसी को देखते हुए हमारे मौलिक अधिकार में आर्टिकल 23 एंड 24 जो है मेंशन करती है कि किसी भी व्यक्ति को खरीद फरोख्त करना या बॉन्डेड यानी कि स्लेव की तरह उसे बनाना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो देखिए लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? फर्स्ट इज अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 क्या बोलती है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। यानी कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम यानी कि जबरदस्ती, फोर्सफुली तरीका से, फोर्स लेबर से, जैसे किसी को हम पकड़ के किडनैप करके ले गए और उसको काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स लेबर जो है या जबरन, ठीक है, या मानव तस्करी, ये हमारे आर्टिकल 23 के अगेंस्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 24। कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पे प्रतिबंध है। कितने ईयर के? 14 ईयर के। ओके 14 साल से नीचे के बच्चे को। अब मोदी जी को बोला गया कि मोदी जी ये बताइए कि 14 साल से कम के बच्चों को रोजगार में इन्वॉल्व करना इलीगल है, यानी कि 24 का उल्लंघन है। तो क्या जो 13 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, ऐसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल अगर दूरे पे उसके दरवाजे पे चाय की दुकान है या चौक चौराहा पे उसके चाय की दुकान है, छोटे छोटे कुछ शॉप है, तो क्या वो हाथ बटा सकता है पिता को? तो कहा बिल्कुल, लेकिन एक शर्त होना चाहिए, स्कूलिंग आवर नहीं होना चाहिए। स्कूलिंग आवर में नहीं, जो भी स्कूलिंग आवर है 10 से 4 उसके बीच में नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो कर सकता है। लेकिन इसके साथ शर्त है, अगर हजार्डियस यानी जोखिम से भरा हुआ, खतरों से भरा हुआ अगर कोई बिजनेस उसके फादर का है तो उसमें वो बच्चे नहीं जा सकते हैं। हम लोग जानते हैं माइनिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा हजार्डियस इसको माना जाता है, या पटाखों की फैक्ट्री में, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को लगाया जाता है। क्योंकि बच्चों को माइनिंग सेक्टर में इसलिए क्योंकि ये एनर्जेटिक होते हैं और इसके साथ साथ सोचा जाता है कि इसके पीछे फैमिली भी नहीं, अकेला लाइफ है, कोई बात नहीं, जो हो गया देखा जाएगा। लेकिन एनर्जेटिक होने के कारण, लेकिन हजार्डियस सेक्टर हो या जोखिम से भरा किसी तरीका से पटाखे का सेक्टर हो, उसमें स्टूडेंट यानी कि छोटे बच्चे को, 14 साल से बच्चे को हम नहीं लगा सकते। ये आपका आर्टिकल 24 है, कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पे ये पूरी तरीका से प्रतिबंध है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए राइट टू रिलीजियस फ्रीडम,
राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। जानेंगे ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है ये धर्म स्वतंत्रता। हम जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ा ये कंसर्न रहा है कि लोगों को लेके धर्म को ऐसे नहीं फॉलो करना है, ऐसे नहीं करना है। हिंदू है तो वो चंदन नहीं कर सकता है, मुस्लिम है टोपी नहीं लगा सकता है पब्लिक पैलेस पे, या बहुत सारे विवादी देखने को हमें मिलता है, या अदर कंट्री वाले, या सिख है तो पाग नहीं बांध सकता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे धारणा देखने को मिलता है। तो क्या हमारा संविधान जो है धार्मिक आज़ादी का अधिकार जो देता है, तो क्या इसमें कहीं पार्टिकुलर तरीका से मेंशन किया गया है? आइए हम देखते हैं। 25 to 28 में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं 25। ओके, कह रहा है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्रता पालन अभ्यास प्रचार करना। आपको अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 है, जो क्या बोलता है कि आप किसी भी धर्म को स्वेच्छा से फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ करा उसको अभ्यास कर सकते हैं, उसको पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तभी तो देखते हैं ना प्रचार होता है, कहीं यज्ञ होता रहता है तो बोला जाता है श्री श्री 1008 यज्ञ हो रहा है। जो भी पूज्य बापू जी जो भी हो, जो आ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। तो किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने की हमारे संविधान जो है आज़ादी देता है। ठीक है, किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी आपको देता है। नेक्स्ट है 26, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में यानी कि जो धार्मिक मामलों होता है उसमें प्रबंधन करने की स्वतंत्रता क्या है? तो प्रबंधन करने की स्वतंत्रता में जैसे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये करने की पूरी तरीका से आपको खुद धर्म है, जैसे जो आपका धर्म है उसमें जिस तरीका से चल रहा है आप उसको मैनेजमेंट अपनी तरीका से कीजिए, ये भी आपको स्वतंत्रता देता है। 27, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान की स्वतंत्रता। अब करों की भुगतान की क्या है? किसी भी पार्टिकुलर धर्म में एक तो आप उसको फोर्सफुली नहीं कर सकते, किसी भी धर्म में पैसा अगर चंदा जिसको बोलते हैं आप ले सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम जानते हैं दुर्गा पूजा की चंदा लिया जाता है, या कोई भी फंक्शन या जग होता है चंदा लिया जाता है। तो क्या चंदा जो है फोर्सफुली तरीका से लिया जाता है कि आप नहीं लीजिएगा तो कल हो कि आपका बाइक घेर लेंगे या साइकिल आपका रोक देंगे? ऐसा तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये करा है। या करों की स्वतंत्रता, किसी तरीका से करा विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों की भुगतान की स्वतंत्रता है। आप प्रचार प्रसार के लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं, धन जमा कर सकते हैं, लेकिन एक सहयोग से, ना कि फोर्सफुली तरीका से। तो ये करों को एकत्र करने का, पैसा को एकत्र करने की बात करती है, आपको आज़ादी देती है। किस आर्टिकल के? 27। किसी विशेष धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं और उसके कर इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, कर करके उसके वेलफेयर के लिए सोसाइटी के आप अपना उस पर काम कीजिए। ओके, नेक्स्ट है 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। जैसे एक बात ये समझिए, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किसी भी संस्था में, जैसे सरकारी स्कूल होता है, उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए अलग से प्रोविजन है। 29-30 में जाएंगे तो, यानी कि हिंदू है तो गुरुकुल बनाइए, मुस्लिम है मदरसा बनाइए, क्रिश्चियन है मिशनरी बनाइए। ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लिए व्यवस्था किया गया। लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड हो रहा है वहां पर आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि ये स्वतंत्रता है, लेकिन अलग तरीका से गुरुकुल हो, मिशनरी हो, वहां पर, ना कि किसी भी जो सरकारी द्वारा फंडेड जो स्कूल चलती है जो उसमें आप नहीं दे सकते। कई बार चला था कि भागवत गीता पढ़ाया जाए, लेकिन ये हमारे 28 के वायलेशन था, उल्लंघन था, इसलिए ये नहीं किया गया। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 29 and 30। कह रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि कह रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, यानी कि जो माइनॉरिटीज है उसके लिए कह रहा है कि शिक्षण का, यानी कि अल्पसंख्यक के हितों का, यानी कि उसको इंटरेस्ट को लेके, यानी कि उसका इंटरेस्ट, यानी कि उसके पक्ष में उसको गुरुकुल चलाना है, उसको मिशनरी चलाना है, उसको मदरसा चलाना, उसका कल्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के केस में, जम्मू कश्मीर में जानते हैं कि उसके लिए 370 और 35 वेव था।
35 ए क्या था कि वहां पर कोई भी जमीन लेकर बस नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। 70 क्या था, स्पेशल उसको दर्जा दिया गया था, उसको कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये दोनों अभी तो ये खत्म कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा, लेकिन ये जब था तो इसका रीजन क्या था कि वहां पे जब वहां के राजा जो अब इंडिया में जब मिले तो उससे पहले एग्रीमेंट करवाए कि हमारा कल्चर, जो हमारे यहाँ का जो प्रजा है, जो जनता है, उसका रहन सहन कल्चर अलग है। आप जो मेजोरिटी जो हिंदुस्तान का है, हिंदू का है, तो वो अपने कल्चर को उस पर ना थोपे, उस पर ना लगाए। इसके लिए मुझे कुछ प्रोविजंस चाहिए, कुछ मुझे स्पेशल दर्जा चाहिए, कुछ मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए। इसके लिए किया गया था। इसीलिए कह रहा है 29 में कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है उसके हितों का संरक्षण होना चाहिए, यानी कि उसकी कल्चर का, उसकी भाषा का, उसकी स्क्रिप्ट का क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी कि उसके रहन सहन यानी जो भी है उसको संरक्षण होना चाहिए। 30 है अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना या प्रशासन का अधिकार। अब हिंदू है तो गुरुकुल चलाएगा, मुस्लिम है मदरसा चलाएगा, क्रिश्चियन है यानी मिशनरी चलाएगा। तो ये सब अधिकार जो है उसको एजुकेशन से रिलेटेड उसको दिया गया है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, ठीक है, यानी कि 32 से 35 तक देखते हैं। देखिए इससे पहले आर्टिकल 31 देखते हैं। ओके, आर्टिकल 31 क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, अब या राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, जिसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार क्या है, अब जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और हटाकर इसको रखा कहाँ गया है, तो 300 ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, 300 ए में रखा गया है। दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट, दिस इज ऑल्सो लीगल राइट। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ये मूल अधिकार नहीं रह गया है, ये हो गया है लीगल राइट, कानूनी अधिकार। इसके पीछे एक केस था, केस इज केबीसी, केशवानंद भारती केस, स्टेट ऑफ केरला। स्टेट केरला गवर्नमेंट ने एक बिल लाया था जिसपे लैंड रिफॉर्म बिल था, जिसमें कहा था कि जिसको 5 एकड़ 10 एकड़ जो भी, ठीक है, उससे ऊपर जितना सारा जमीन है वो केरला गवर्नमेंट को सौंप दे। केशवानंद भारती क्या किए, सुप्रीम कोर्ट की रुख अपना लिया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने बताया कि देखिए अभी देश आजाद हुआ है, आपने मौलिक अधिकार की बात किया है, मूल अधिकार की बात किया है, फंडामेंटल राइट की बात किया है, ठीक है, और हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है। इस पे तो आप बताइए। 13 बेंचों का जज बैठा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जज है, बेंच बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें यह सुनाई दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को जो सीजीआई जो थे थोड़ा सा वो भी चक्कर आ गया, कहे कि ये तो गलत हो गया है, गलत बात है, BR अम्बेडकर बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर गलत किए हैं, संपत्ति के अधिकार को देना ही नहीं चाहिए इसमें। अगर हम संपत्ति के अधिकार को दे देंगे तो फॉर एग्जाम्पल आज स्टेट गवर्नमेंट ने कल हो कि एयरपोर्ट बनाना हो, रेलवे बनाना हो, या कोई बड़ा सा वेलफेयर के लिए स्कूल बनाना हो, बहुत सारे जमीन अगर उसके अंदर आएगा, एयरपोर्ट बनेगा, तो कोई जमीन तो देना नहीं चाहेगा क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो इसके लिए प्रोविजन है, हम जानते हैं हमारा संविधान में फॉलो करने के लिए या उसको स्ट्रिक्ट बनाने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल इज 368, जो कि याद है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब इसमें एमेंड कर दिया गया, अब इसको क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटाकर और इसको लीगल राइट 300 ए में रख दिया गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ना, इसका प्रॉब्लम क्या था, जैसे किसी का ये हाईवे बन रहा है, बीच में आपका जमीन आ गया, या किसी का XYZ एक्स पर्सन का जमीन आ गया। अब ये पर्सन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मूव करेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, मूव करेगा, कहे कि नहीं मैं तो अपना जमीन नहीं देने वाला हूं, तो क्या ये हाईवे रुक जाएगा क्या, चलो थोड़ी देर के लिए हाईवे अथॉरिटी है कहेगा चलो ठीक है, या रेलवे IRCT से ये रेलवे ट्रैक बन रहा है, ये रेलवे सोचेंगे ट्रैक, चलो थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं यहाँ पर, हम ऐसे कुछ फिर इसका भाई का आगे जमीन आ जाएगा, इसका पड़ोसी का नेबर का आ जाएगा, बोलेगा अच्छा वो नहीं दिया तो हम क्यों देंगे, क्या हम उससे कमजोर है क्या,
तो अब देखिए इसकी क्या होगा, कहेगा चलो ठीक है ये भी थोड़ा सा एरियल है, यहाँ मोड़ देते हैं। तो क्या ये इसे जीक जैक मोशन में रेलवे ट्रैक पे आप जा सकते हैं क्या? चक्कर आ जाएगा उसमें, असंभव, पॉसिबल नहीं है। तब इसको डिलीट कर दिया या एयरपोर्ट अथॉरिटी बनेगा तो सारे जमीन दे देगा, लेकिन बीच में कोई बिल्डिंग रहेगा वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं देने वाला हूँ। तो अगर वो जमीन नहीं देगा, अब 20-25 मंजिल घर बना देगा, तो देखिए अभी अहमदाबाद में कैसा देखने को मिला, फ्लाइट जाके टकराया, ऐसी कंडीशन देखने को मिले। इसी के कारण इसको फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से, इसको लीगल अधिकार में, लीगल राइट्स में रखा गया है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल 31 समझ गया होगा। छोटी सी बात देख लेते हैं, लेकिन आपको बताया कि संविधान संशोधन 368 के तहत रखा गया, तो ये 368 का अमेंडमेंट इसमें हुआ कौन सा था? 106 अमेंडमेंट अभी तक हुआ है, जिसमें ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो याद रखना डियर, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। 44 प्रश्न को देखिए, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 में इसको राइट टू प्रॉपर्टी को इसको डिलीट करके और इसको कहाँ रख दिया गया था? 300A में रख दिया गया। आई होप कि आपको 300 यानी 31 समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आई डियर, अब देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन। अब ये मौलिक अधिकारों के लिए उपचार क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। रिमेडीज के मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? ऑपरेशन करना। अब इसको कहा गया है, बी.आर. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कहा गया है कि संविधान की आत्मा है। ऐसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा तो प्रियम्बल को बोला गया है, संविधान की चाबी प्रियम्बल को भी बोला गया है, एनए, ठीक है। अब इसको क्यों बोला गया है बी.आर. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग? क्योंकि इसमें 5 तरह के अधिकार की बात करता है, ठीक है, और वो अधिकार के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। वो अधिकार के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब क्या है इसमें? 5 तरह के राइट्स, ठीक है। पहला मैंडेमियस सैटरडी, ठीक है। इसके बाद मैंडेमियस हो गया, सैटरडी हो गया, यानी कि इसके बाद है हेवियस कॉर्पस से बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें 5 तरह के जो राइट्स है जो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत है। अब ये एक विशेष है, इस पे हम टॉपिक ही लाएंगे, ठीक है, उस पर डिस्कस करने की, क्योंकि 5 तरह के राइट है उसको अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। 5 तरह के राइट थोड़ा डिटेल में, क्योंकि लंबा इसमें टॉपिक है। तो आप इतना यहाँ समझिए कितने तरह के राइट दिया गया है? 5 टाइप्स ऑफ राइट। जैसे आर्टिकल 19 में कितने तरह के दिया गया था? आई होप कि आप 6 तरह के, तो 6 आपको याद है, लेकिन यहाँ 5 तरह के राइट इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33। अब आर्टिकल 33 क्या है? करा है 33 बलों, ठीक है, पर मौलिक अधिकार, अर्ध बलों यानी डिफेंस की बात कर रहा है, अर्ध सैनिक, ठीक है, या फोर्स मिलिट्री डिफेंस की बात कर रहा है। अधिकारों का प्रयोग पे संशोधन करने की सांसद की शक्ति। अब कह रहा है कि आपको फर्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट पढ़ाया था तो बताया था, कमेंट में जाके बताइए कि किसे राइट टू लाइफ नहीं दिया गया है, ठीक है, या फंडामेंटल राइट्स किसको कम कर दिया गया है? तो वो है अर्ध सैनिक, पारामिलिट्री या मिलिट्री या डिफेंस, इसको मौलिक अधिकार थोड़ा सा इसको कम कर दिया गया है, इसको राइट टू लाइफ भी नहीं दिया गया है। अगर फॉर एग्जांपल समझिए, अगर इसको हम राइट टू लाइफ दे देंगे तो कंडीशन क्या होगा? अगर हम इसको राइट टू लाइफ दे देंगे, जीने के अधिकार, तो उधर पाकिस्तान से, चाइना से युद्ध छिड़ जाएगा और ये बोलेगा मैं तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी जीने का अधिकार है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए इसको बल को, इसका राइट को यानी कि कम कर देता है, चाहे वो भी इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, ठीक है, या मिलिट्री हो या पारा मिलिट्री हो, ये सारे को अधिकार को थोड़ा कम कर दिया जाता है। ओके, तो कह रहा है बलों को पर मौलिक अधिकार के प्रयोग में संशोधन करने की संसद को शक्ति है। किसके पास है? संसद को। यानी फंडामेंटल राइट में कोई भी अमेंडमेंट करेगा उसके लिए किसके पास रहता है? संसद के पास रहता था। किसके पास? यानी कि डिफेंस लाइन से जितने सारे फोर्स पुलिस जुड़े हुए। नेक्स्ट है 34, जिसे बोलते हैं मार्शल लॉ। आपको पता है मार्शल लॉ क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 वाले घटना आपको याद है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो फरवरी में पास हुआ था, रॉलेट एक्ट के, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, वो केस आपको अच्छी तरीका से याद होगा।
अब ये क्या है मार्शल लॉ? इसे बोलते हैं सैन्य शासन, यानी कि मिलिट्री रूल, या इसको आसपा बोलते हैं। अब मिलिट्री रूल क्या होता है कि जो भी पार्टिकुलर एरिया लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम करती है या उससे बाहर जाती है, ऐसी सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए, ऐसी कंडीशन के लिए यहाँ पे लगा दिया जाता है मार्शल लॉ। अब हमारे देश में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? मार्शल लॉ। अगर सपोज दैट बिहार के पटना में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? मार्शल लॉ आपको लागू कर दिया जाएगा, और इसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है हमारे जो सेना है उसके पास चला जाएगा, इसलिए सैन्य शासन इसको बोलते हैं, और प्रेसिडेंट इसको यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल करेगी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में यही हुआ था। बैसाखी का मेला लगा था। बैसाखी एक क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, फसल की कटाई के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, पंजाब का त्यौहार है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या था? जनरल डायर जो था असिस्टेंट कमांडेंट था मिलिट्री का। अब वो बार बार ये स्लोगन दे रहा था कि यहाँ पे यानी कि मार्शल लॉ लागू हुआ है, ठीक है, और आप क्या कीजिए, यहाँ पर किसी तरीका से प्रदर्शन नहीं कीजिए, मेला को बंद नहीं कीजिए। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे उपद्रव मचाए, यानी कि आज हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। अपनी आज़ादी की लड़ाई में तो सब मग्न थे, और उस मग्न में उन्होंने क्या किया? वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। ऐसी कंडीशन में जनरल डायर ने ओपन फायर का आदेश दिया, और हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। और वो लोग, कुछ लोग तो जान बचाने के लिए कुएं बगल में था उसमें छलांग लगाए, लेकिन उसके नीचे भी गन करके इन्होंने नहीं छोड़ा, मारा। अभी जस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर 2019 में 100 साल जब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के, तब ब्रिटेन गए थे, और ब्रिटेन जाकर वहाँ के महारानी क्यों जो एलिजाबेथ थी उसको बोला गया कि इस घटना पे आप माफ़ी मांग लीजिए, तो बोला कि नहीं मांगेंगे, वैसा सिचुएशन था, वैसा हुआ। लेकिन हम जानते हैं अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा जापान में जो बम गिराया था उस पर उन्होंने माफ़ी मांग लिया था, ठीक है, खेद जाता था। लेकिन उससे भी ये खतरनाक है कि ये बोला कि नहीं, मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि वहाँ का सिचुएशन जैसा था वो इसके अकॉर्डिंग हुआ। तो मार्शल लॉ क्या है कि सैन्य शासन है, मिलिट्री रूल है डायरेक्ट, और इसमें 4-5 आदमी जहाँ एक जगह इकट्ठा होगा, ओपन फायर का आदेश रहता है, वहाँ पे मार सकता है। इसे हम बोलते हैं मार्शल लॉ। आई होप कि 34 आपको समझ में आ गया। मार्शल लॉ लागू होने के दौरान इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर यानी कि फंडामेंटल राइट पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35। अब ये क्या है? इस भाग के प्रावधानों के प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा में यानी कि या पार्लियामेंट में लाया जाता है। अब कह रहा है कि सपोज डेट कोई आर्टिकल है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 15 जो हमें क्या कहता है कि किसी को जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, स्थान के आधार पे, जेंडर के आधार पे किसी तरीका से भेदभाव नहीं करेंगे। सपोज डेट फिर भी सब भेदभाव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको प्रभावी बनाने के लिए, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास कर देगा कि आज के बाद किसी को जेंडर, कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेस्ड को स्थान आप डिस्क्रिमिनेट करोगे तो आपके ऊपर क्या होगा, ठीक है, आपको एक हाथ काट दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल, या कुछ ऐसा पनिशमेंट 100 साल के दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, उम्र कैद दिया जाएगा। तो फिर ये ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा। इसी के लिए प्रभावी बनाने के लिए आर्टिकल 35 जो है आपको अनुच्छेद 35 की बात करता है कि जो भी फंडामेंटल राइट है उसको इफेक्टिव बनाना है। आई होप कि ये हमारा फंडामेंटल राइट का सेशन था, इसमें हम अच्छी तरीका से इसको कवर किए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप कमेंट में बताइए पॉलिटी की कौन सी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है और पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।